हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो। तो सबसे पहली बात, हमने बहुत सारे अपने आसपास आप एनिमल्स देखते हैं, कभी कुत्ता देखते हैं, कभी बिल्ली बंदर देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारे प्लांट्स भी देखते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। अभी चैप्टर का नाम से जैसे पता लग रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स बहुत छोटे, ऑर्गेनिज्म मीन्स जिनमें लिविंग थिंग्स। तो ऐसी भी कुछ लिविंग थिंग्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हमारी नेक्ड आइज से। उसके लिए हमें माइक्रो से माइक्रोस्कोप, तो हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। तो माइक्रोस्कोप के यूज से जो हमें दिखाई पड़े वो हमारे हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते होंगे भाई, कहाँ मिलते हैं ये? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह मिलते हैं। ठंडी से ठंडी जगह भी मिलते हैं, गर्म जगह भी मिलते हैं, हमारे पानी में भी हैं, जो हम पानी पी, टैप वाटर है हमारा उसमें भी हैं, हमारी ज़मीन पर भी हैं, छत पर भी हैं, एयर में भी हैं। ये हर जगह इनकी अपनी कंडीशन फेवर में कर लेते हैं। इनके लिए जहाँ जहाँ फेवरेबल कंडीशन मिले वहाँ पैदा हो जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो हैं, अब कोई पूछे भी ये कितने टाइप के होते हैं तो हम इनको बताएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली 4 टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप कोई पूछे भी क्या होता है, बैक्टीरिया। बना फैला देता है हैजा, बहुत बड़ी बैक्टीरिया, बना देता है अचार, बना देता है दूध से दही। ऐसा ही है बैक्टीरिया, फ्रेंड भी है और हमारा फो भी है। ट्यूबरक्लोसिस बीमारी भी फैला देता है। दूसरा हमारा है फंगी, ब्रेड माउल्ड, ब्रेड पर जम जाए, 3-4 दिन हो जाए ब्रेड खराब कर दे, वो है हमारा फंगी। और तीसरा है हमारा एल्गी। अभी फंगी का एग्जांपल आपने देखा, एक मशरूम की सब्जी सारे खाते होंगे, वो फंगी है। अब है हमारा एल्गी। एल्गी का सबसे बढ़िया एग्जांपल हम दिखा देंगे कि जब जैसे पानी जहाँ जमा हो जाता है, जैसे पॉन्ड होते हैं, तालाब होते हैं, उनके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन होता है, ग्रीन ग्रीन सा ऐसा लगता है कि जमीन हो, घास हो, और पैर रखो तो नीचे पानी, तो वो हमारा है एल्गी। और लास्ट हो गया हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या होता है हमारा, बहुत छोटे छोटे उनके बारे में हम शुरुआत से पढ़ते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, जो चप्पल जैसा होता क्या है वो है हमारा पैरामीशियम। तो हमारे 4 टाइप के हो गए, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। एक टाइप का और होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ही तरह का और है, वो है वायरस। वायरस नाम सुनते ही डर लगता है। आजकल वैसे भी कोविड-19 का कोरोना वायरस फैला हुआ है और बहुत डर लगता है। कई तरह के वायरस हैं, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, पर कोरोना वायरस है भी, अभी इसकी हमें वैक्सीन भी नहीं मिली है। तो ये क्या करते हैं, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वे क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं किसी सेल के अंदर। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सेल के, उसके ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ये रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक है, जिसमें ये बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल भी हो सकते हैं। तो कई सारी बीमारियां हैं, कई सारी हमारी जो कॉमन डिसीजेज हैं, जैसे कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया मतलब फ्लू हो गया, और कई सारे कफ्स हैं वो हमारे वायरस के कारण होते हैं। और कुछ सीरियस डिसीजेज भी हैं, एक आजकल सबसे सीरियस फैली हुई है कोविड-19, और एक है हमारी पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी हमारी वायरस के कारण होती हैं। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं आपको ना पिक्चर दिखा रहा हूँ कि बैक्टीरिया आपकी एनसीईआरटी बुक में कैसा होता है। बैक्टीरिया हमारा स्पाइरल शेप, देखो हमारा स्पेरिकल भी होता है, स्पेरिकल मतलब गोल। बैक्टीरिया हमारा रॉड की शेप में भी होता है, और बैक्टीरिया स्पाइरल शेप में भी होता है। ये शेप सारी किसकी है, वायरस की नहीं है, ऊपर वायरस लिख रहा है तो ये है बैक्टीरिया की।
तो बैक्टीरिया जो है कई तरह की होती है, पिक्चर आपकी एनसीईआरटी बुक से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये वाली स्पाइरल बैक्टीरिया है ये, और ये बैक्टीरिया मेरा रॉड की शेप का है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये दिख रहा है आपको सभी को? हाँ, ये देखिए, ये है हमारा रॉड शेप्ड। अब है हमारा एल्गी। एल्गी का भी मैंने एग्जाम्पल अभी बताया था। एक होता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा मैंने बताया ना, पानी जैसा तालाब है, तालाब के ऊपर वो हरा हरा सा काई सी जम जाती है और देखने में लगता है कि यहाँ पर ग्रास है, और कभी कभी पैर भी रख दो तो बड़ा डर लगता है। क्लाइमाइडोमोनास, ये एल्गी के एग्जाम्पल है हमारे। देखो एल्गी के एग्जाम्पल ध्यान से देखें, स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास, जल्दी देखें। और अब एक हमारा प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल, अमीवा, जिसकी इरेगुलर शेप होती है, कोई जिसकी रेगुलर शेप नहीं होती वो हमारा अमीवा है। और एक हमारा पैरामीशियम, ये देखो चप्पल जैसा लग रहा है ना, ये है पैरामीशियम। और ये हमारे थोड़े से फंगी में हमारा ये देखिए ब्रेड माउल्ड। ये अगर हम 3-4 दिन ब्रेड ऐसे ही रख दें तो हमारा क्या है, उस पर वो फंगस जम जाती है, तो उसी को बोलते हैं फंगी। पेनिसिलियम, ये आप देखिए ध्यान से, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। इनके एग्जाम्पल्स हमने घर में बैठ कर ये याद करने हैं इनके नाम थोड़ा सा। अब है हमारा कि वेयर डू ऑर्गेनिजम्स लिव। अभी हमने कहा ये लैंड पर भी रहते हैं, ये एयर में भी रहते हैं, ये सी वाटर में भी रहते हैं, ये वाटर में भी रहते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। देखो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हम इनके ऐसे एग्जाम्पल हैं। अभी देखें कि ये जो अमीबा है, पैरामीशियम है, वो कहाँ पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। और जो फंगी और बैक्टीरिया हैं, ये कॉलोनीज के रूप में रहते हैं, मतलब ग्रुप्स में रहते हैं, और ये हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। कुछ हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। अब जैसे फ्रेंडली हमने कई बार बात करी है कि ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को पैदा करते हैं बैक्टीरिया। कि जैसे कोई एनिमल्स है, एनिमल ने प्लांट की कोई चीज़ खाई और एनिमल मर गया, तो उसको जो डीके करते हैं और सॉइल की ह्यूमस बनाते हैं उसको, तो ये भी काम हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है। दही बहुत अच्छा लगता है किसी किसी को, तो दही कई लोग खाते हैं, तो दही के अंदर क्या है? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एक नाम है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है वो कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में बदल देता है, दूध से दही बना देते हैं। सभी इडली वगैरह भी खाते होंगे, सूजी से फर्मेंटेशन उसका होता है। ईस्ट है, ईस्ट बहुत तेजी से रैपिडली उसको क्या होता है? रिप्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है अपने रेस्पिरेशन के दौरान। अब ये हमारा जैसे बेकिंग इंडस्ट्री है, ब्रेड बनता है। अब हमारा इसमें यूजेस कैसे कैसे हैं, थोड़ा सा मैं एक यूजेस की चर्चा कर लूँ। जैसे हमारा सबसे पहला है कमर्शियल यूज। अब कोई पूछे कमर्शियल मतलब पैसे कमाने वाला यूज, जैसे सबसे पहले ब्रेड बनता है इसमें, बहुत बड़े लेवल पर जब हम ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड का निर्माण हमारा इसके द्वारा हो गया, कर्ड बनना उसके द्वारा हो गया। दूसरा हमारा इसमें है मेडिसिनल यूज। मेडिसिन पर्पज से भी हम इसको बैक्टीरिया को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। जैसे एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक की दवाई बनती है, हमारी मेडिसिन बनती हैं, उसमें सारों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है। तो एक नाम याद रखना है, एडवर्ड जेनर ने 1798 में स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो डिस्कवर की थी। ये देखिए एडवर्ड जेनर, दिस इज एडवर्ड जेनर। ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आप ही की बुक से बता रहे हैं, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स है, जो कई इसके राइटर्स बहुत सारे हैं। तो कह रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक है वो सारी हमारी किससे बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो कई डिसीज हैं जैसे कोलेरा हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, ये हमें वैक्सीनेशन के द्वारा हम इनसे बच सकते हैं। तो आपने अपने बचपन में भी सुना होगा
कि आपको इंजेक्शंस दिए गए हैं कुछ बीमारियों से बचाव के लिए। तो इसकी लिस्ट आप अपने घर में तैयार करना। आपको पता लगा कि बचपन के कार्ड में लिखे होते हैं कि आपने कौन कौन से इंजेक्शन आपको लगे हैं, किसके लगे हैं, टिटनस के लगे हैं, किसके लगे हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम भी देखा होगा आपने टीवी और न्यूज़पेपर में। तो पोलियो ड्रॉप दी जाती है, वो भी एक्चुअली में क्या है, एक वैक्सीन है जो पोलियो ड्रॉप बच्चों को दी जाती है। तो कई सारे स्मॉल पॉक्स के भी जो एंटीबायोटिक हैं वो भी सारे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। तीसरा पर्पज हमारा सॉइल फर्टिलिटी, टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। जैसे अभी हमने बात की थी कि ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कैसे, अभी मैंने बताया था कि एक सॉइल को कैसे बढ़ाते हैं कि कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर में। कैसे, जैसे देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन साइकिल अभी आपको पहले ही समझा देता हूँ कि नाइट्रोजन साइकिल में होता क्या है। देखिए एक ट्री है, अब ट्री की जो रूट्स हैं वो फैली हुई हैं सॉइल में। हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट, सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन है। मतलब सबसे ज्यादा जितनी भी गैस है, ऑक्सीजन तो 21% है जिसे हम रेस्पिरेशन के दौरान लेते हैं, 78% है। उसको एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, किसके लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उसके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं नाइट्रोजन को। और जो एब्जॉर्ब हो गई नाइट्रोजन, अब वो किस में चली गई, इसका मतलब इसमें एनवायरनमेंट में 78% से कमी आ गई। अब क्या करा, वो सभी पार्ट्स तक चली गई, लीव्स तक, प्लांट्स तक। अब वही प्लांट्स का पार्ट है, प्लांट खा लिया किसी एनिमल ने और उस एनिमल की हो गई डेथ। अब यहाँ पर एनिमल की डेथ हो गई तो इस एनिमल ने निकाला नाइट्रोजन, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन था, वही से लिया था। अब उस नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और नाइट्रोजन वापस फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस प्रकार से हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को ये बढ़ा देते हैं। ये हमें समझ में आ गया होगा सभी को। अब है हमारा एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। क्या एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करते होंगे, एनवायरनमेंट को क्लीन के आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं इसके लिए। तो आपने कई सारे डेड ऑर्गेनिक मैटर्स देखे होंगे, हमारे यहाँ कोई जानवर मर जाता है और वो सड़ता रहता है, उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। अब किसको डिकम्पोज, नंबर 4 है हमारा, टू डिकम्पोज द डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये डिकम्पोज करते हैं किसको, एनिमल जो डिकेइंग है, जैसे कोई एनिमल है वो सड़ रहा है, वो मर गया, सड़ रहा है, तो उसको डिकम्पोज कौन करेगा, हमारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे इसका काम भी। तो अब ऐसे ही है, अब हमने ये सब पढ़ लिया कि ये हमारे फायदे हैं। अब इसके ऐसा नहीं है कि फायदे हैं, चैप्टर का नाम तो क्या बताता है कि इसके भैया नुकसान ही है, ये हमारा दुश्मन भी है, अरे मिट जा, और ये हमारा दुश्मन भी है। दुश्मन कैसे है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भी डिसीजेज जो है कौन कौन सी होती हैं। देखो डिसीजेज की बात करेंगे तो डिसीजेज हमारी मेन तो 2 ही तरह की होती है, हमने सुना है, एक तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और एक होती है कम्युनिकेबल, जैसे हार्ट अटैक, किसी को अस्थमा है, ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब कम्युनिकेबल डिसीज हैं जो मेरे कम्युनिकेशन, मेरे स्नीजिंग करने पर मैं अगर टच में है, जैसे अभी
कोविड-19 न्यू बीमारी है। तो ये कम्युनिकेबल डिसीजेज है जो कि वायरस के कारण है। तो अब वायरस से मुझे बहुत सारी बीमारियां आ गई, जो भी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं वो सारी मुझे किससे आ रही हैं? वायरस से आ रही हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा कि मलेरिया। मलेरिया सुना है सभी ने नाम? आजकल मलेरिया की दवाई आ रही है ना, हाइड्रो क्लोरो ऑक्सी क्लोरोक्वीन। अमेरिका भी हमसे हेल्प मांग रहा है उसकी दवाई की। तो वो मलेरिया के जो पैरासिट्स है वो कौन होता है? एक मॉस्किटो है, एनोफेलिस मॉस्किटो, और वो फीमेल में। देखिए इसकी पिक्चर देख लीजिए, ये वाला मॉस्किटो ये मलेरिया फैला देता है। अब जितने भी मॉस्किटोज हैं ये पानी की वजह से पैदा होती हैं। पानी इकट्ठा जहाँ होता है ये वहीं पैदा हो जाते हैं, उसी में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो हमने अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना है, और आजकल तो ज़्यादा साफ रहने की ज़रूरत है। तो इनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे मैं एक आध बीमारी की अब डिस्कस कर लेता हूँ, और वो आपकी बुक से ही। जैसे ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस हमें किससे होता है? उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जगह जगह थूक रहा हूँ। जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है वो जगह जगह थूकता रहता है, उसके थूकने से वो एयर के बाई मीडियम हमारे उसमें फैल जाता है, और उसके कांटेक्ट में जो भी आता है उसको वो हो सकता है। तो उसमें क्या करना चाहिए? टीबी के पेशेंट को आइसोलेशन में रखना है। आजकल आइसोलेशन तो बट सबको पता होगा। दूसरा चिकन पॉक्स, ये वायरस से फैलता है, एयर से या कांटेक्ट से हो जाता है कि मैं टच कर रहा हूँ। पोलियो, ये भी वायरस से फैलता है, एयर से या वाटर से फैलता है। अब एक है मेरा टाइफाइड। टाइफाइड का बुखार होता है, बैक्टीरिया से फैलता है और पानी के द्वारा। कि पानी में फैल गया, मैंने उसका ही पानी ले लिया, किसी का झूठा जो है बैक्टीरिया वाले का, या उसका हाथ दबाया हुआ या कैसे भी है। हेपेटाइटिस ए, ये वायरस से फैलता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी वाटर है। मलेरिया, ये प्रोटोजुआ से फैलता है। ऐसा याद रखना, मलेरिया जो ऐसा जो मॉस्किटो था है तो उसका ट्रांसमिशन मॉस्किटो, तो हमने प्रोटोजुआ से फैलता है। तो कुछ कॉमन प्लांट डिसीजेज भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब एनिमल्स को डिसीजेज दे रखी हैं भगवान ने, कुछ प्लांट्स को भी हैं। जैसे सिट्रस कैंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है वर्ड बेटा। सिट्रस कैंकर ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, और एयर में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। जैसे वीट पर रस्ट ऑफ वीट, ये तो देखा होगा अगर जो खेतों में काम करते हैं, गांव के हैं भाई, गांव में विजिट किया है, उनके लिए तो ये हो जाएगा। एयर और सीड से फैल जाता है। ये भी एक तरह का फंगी है। भिंडी में हमारा येलो वेन हो जाती है, वायरस के कारण हो जाता है वो। और इनसे हमारे को फूड पॉइजनिंग भी होता है। फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है? कि फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड एक्सप्लॉइटेड बाय सम ऑर्गेनिजम्स। अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो फूड पर आ गए हैं तो वो प्रोड्यूस कर देते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेज। तो ये क्या करते हैं? फूड को जहरीला बना देते हैं, और जिससे सीरियस इलनेस हो जाती है, इवन डेथ तक भी हो जाती है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने फूड को प्रिजर्व करना है अच्छे से, बचाने के लिए उसको कि वो एक्सप्लॉइट ना हो। तो फूड प्रिजर्व करना हमें अच्छे से आना चाहिए और सब कुछ पता होना चाहिए। फूड प्रिजर्व कहाँ कैसे कैसे हो जाता है? केमिकल मेथड से हो जाता है कि हम उसमें क्या करें। केमिकल मेथड से कैसे होगा? जो सॉल्ट है, एडिबल ऑयल्स है, वो क्या है? कॉमन केमिकल्स हैं। ये जनरली यूज किए जाते हैं कि चेक करने के लिए उसकी माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ। तो इसीलिए उनको कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। हम क्या करते हैं, जो अचार है हमारा, पिकल्स है, उसमें हम सॉल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव हो जाते हैं, जिससे कि जो माइक्रोवेव्स का अटैक है वो थोड़ा कम पड़े। सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबिल्सुफाइट है, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है। ये जैम्स में, स्क्वैश में,
इनमें डाले जाते हैं। और हमने बताया प्रिजर्वेशन, जो शुगर है, जैम, जेली, स्क्वैशेस, ये प्रिजर्व किए जाते हैं शुगर से। तो शुगर क्या कर देता है, उसका मॉइस्चर कम कर देता है, जिससे उनकी ग्रोथ कम होती है बैक्टीरिया की। प्रिजर्व्स बाई विनेगर, ऑयल, कि भाई क्या कर देता है, स्प्लॉइज ऑफ पिकल्स, कि मैंने ऑयल डाल दिया, जैसे मैंने अचार है, अचार के दिन पुराना हो जाएगा, उसमें तेल डालते रहते हैं, ऑयल डालते रहते हैं और विनेगर डालते रहते हैं, तो जो बैक्टीरिया है वो कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट, इस एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया ज़्यादा दिन नहीं रह पाता। और हीट एंड कोल्ड टेम्प ट्रीटमेंट्स, कुछ हमने ये भी देखे हैं कि आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जो तुम्हारी मम्मी है, सभी की मम्मी है, वो इसको स्टोर करने से पहले दूध को बॉईल करती हैं कि हमने दूध को बॉईल करके रखना है। तो बॉईल क्यों किया, क्योंकि उसने किल कर दिए बहुत सारे बैक्टीरियाज को। ऐसे ही हम कई सारे अपने फूड को, बहुत सारे फूड को अपने फ्रिज में रखते हैं। लो टेम्परेचर भी क्या करता है, माइक्रोब्स को ग्रोथ की जो ग्रोथ है उसको रोकता है। तो स्टोरेज भी करते हैं और पैकिंग भी करते हैं। आजकल आपने देखा होगा ड्राई फ्रूट्स और यहाँ तक कि वेजिटेबल्स भी वो क्या है, सील्ड एयर टाइट में पैकेज हमारे को बेची जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी बड़ा पैकेट बंद बेचा जाता है, उनको अच्छे से रखते हैं। और अब हमारा ये चैप्टर सब कुछ पूरा हुआ, और अब इसके बाद अगले उसमें हम अगले